हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तंत्र व तलवार के धनी महाबली भोकाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स मोहरा। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं मोहरा। अपने प्रण को निभाने के लिए सदा विकास नगर की रक्षा में व्यस्त रहने वाले महाबली भोकाल को कुछ समय अपने लिए भी मिल जाता है और ऐसे समय का सदुपयोग वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में करता है। वर्षों बाद आज ऐसा अवसर मिला है जब हम आपके साथ कहीं भ्रमण को जा रही हैं। आहा, राजधानी की भीड़ भाड़ से अलग वन का यह शांत वातावरण कितना मनोहारी है। तुमने ठीक कहा सलोनी, इस वातावरण में बच्चे भी खुश रहेंगे। प्रकृति की छटा का आनंद लेते भोकाल और उसकी पत्नियां नहीं जानती थी कि मन को हर लेने वाला यह शांत वातावरण कुछ क्षणों बाद ही अशांत होने वाला था। इन नागमानवों द्वारा मनुष्य जैसा शरीर और पीठ पर पंख, ये तो कोई गरुड़ मानव लगता है। मैंने पहले कभी किसी गरुड़ मानव का शिकार नहीं किया। भाग्य से आज यह मौका मिला है, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसका शिकार करने का सबसे अच्छा साधन यह है कि इस नागपाश को फेंककर उसे बेबस कर दिया जाए। अरे, यह क्या चीज है जिसने मुझे जकड़ लिया? किसने फेंका इसे? इसे नागपाश कहते हैं और इसे हमने फेंका है। प्यारे गरुड़ मानव, अब हम आराम से तेरा शिकार कर सकेंगे। ओह, ये तो नाग मानव लगते हैं। ये पाताल में रहते हैं, लेकिन ये मुझे मूल से गरुड़ मानव समझ रहे हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं गरुड़ मानव नहीं हूँ। कृपया अपना नागपाश खोलकर मुझे आजाद करो। हा हा हा। हर गरुड़ मानव पकड़े जाने के बाद ऐसे ही बोलता है, लेकिन हम तेरी बातों में आकर तेरा शिकार करने और इन सुंदर स्त्रियों को पाने का अवसर नहीं गंवाने वाले। एक ने झपट कर रूपसी का हाथ पकड़ लिया। इसी के साथ क्रोध से चीख उठा भोकाल। छोड़ो उसे और अपना नागपाश खोलो। बहुत चिल्लाता है तू, अभी तुझे सदा के लिए चुप कर देगा यह नाग भाला। इधर नाग मानव के हाथ से भाला छूटा और इधर भोकाल के कंठ से वह बोल फूटा, भोकाल। भोचक के सामने के दृश्य को देखते रह गए दोनों नागमानव। अत्यंत शक्तिशाली नागपाश को उसने तोड़ डाला। असंभव। अद्भुत ढंग से उसके हाथ में एक तलवार भी आ गई है। आने दे, मैं भी नागलोक का सर्वश्रेष्ठ योद्धा नागवीर हूं और नागवीर के हाथ में जब यह सर्प खड़ग होती है तो उसके सामने ना तो कोई तलवार ठहर पाती है, टनाक, और ना उसका प्रतिद्वंदी, टनाक। तू भी शक्तिशाली है और तेरी तलवार भी, लेकिन तू जानता नहीं कि अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर तू उस भोकाल और उसकी तलवार से टकराया है, जो तुझ जैसे ना जाने कितने शैतानों के शीश को उनके धड़ से उतार चुका है। उफ, यह अपने मुंह से अत्यंत जहरीली विस्फुंकार छोड़ रहा है। उफ। नागवीर के मुंह से अचानक निकली उस विस्फुंकार ने भोकाल को विचलित कर दिया, लेकिन भोकाल तुरंत ही संभला। अच्छा हुआ मैंने तुरंत ही अपनी सांस रोक ली, वरना विष मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरे रक्त में फैलकर मुझे मार डालता। यह मुझे फुफकार के जाल में उलझाकर अपनी खड़ग से मारना चाहता है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि इसे जल्द से जल्द इसके इष्ट देवता के पास पहुंचा दिया जाए। खचाक। तलवार के उस धनी का एक भरपूर वार नागलोक के सर्वश्रेष्ठ वीर की गर्दन ले उड़ा। सब कुछ देखते दूसरे नागमानव को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अद्भुत, आश्चर्यजनक, भोकाल नामक इस मनुष्य ने नागवीर को मार डाला। अब मेरा यहां ठहरना ठीक नहीं। ठहर दुष्ट, भागता कहां है? ठहरो रूपसी, पीठ दिखाकर भागते शत्रु के पीछे जाना शोभा नहीं देता। आओ हम सब कुछ भूलकर वन्य विहार का आनंद ले। इस समय भोकाल सचमुच सब कुछ भूल गया था। स्वर्गीय राजा विकास मोहन के कुलगुरु ऋषि योगेश्वर के आश्रम में राजा विकास मोहन का पुत्र अंकित मोहन उस समय चौंक पड़ा। गुरुदेव, आप तो अपने एक ऋषि मित्र की कन्या के विवाह में सम्मिलित होने गए थे, वापस क्यों लौट आए? हाँ, जा तो मैं वहीं रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में ध्यान आया कि यह तुम्हारे धनुर्विद्या अभ्यास का समय है। इस समय मैंने यहाँ तुम्हारे पास रहना उचित समझा, इसीलिए वापस लौट आया। विवाह में तो अभी काफी समय है। तुम्हें धनुर्विद्या के कुछ
गुर सिखाकर भी मैं वहां जा सकता हूं। आओ। अपने धनुष बाण संभालकर योगेश्वर के साथ चल पड़ा राजकुमार अंकित मोहन। करी अचल लक्ष्य का खूब अभ्यास करो राजकुमार, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ऐसे चल लक्ष्य का अभ्यास करना है जो मेरा उद्देश्य पूरा करेगा। कुछ देर बाद, शाबाश राजकुमार, अचल लक्ष्य को भेदने में तुम महारत हासिल करते जा रहे हो, परंतु वास्तविक धनुर्धर वह होता है जो अचल लक्ष्य की तरह ही चल लक्ष्य को भी भेद सके। इसलिए तुम्हें चल लक्ष्य को भी भेदने में महारत हासिल करनी होगी। ये लो 2 बाण और चल लक्ष्य को भेदने के अभ्यास के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। राजकुमार अंकित मोहन ने अपने गुरु से दोनों बाण लेकर धनुष पर चढ़ा दिए। आदेश दीजिए गुरुदेव, किस चल लक्ष्य को भेदना है। बाण पर यूं ही नजर जमाए कुछ देर प्रतीक्षा करो राजकुमार, लक्ष्य शीघ्र ही सामने आएगा। खाली आकाश में कुछ तलाश करती योगेश्वर की आंखें। कुछ क्षणों बाद ही हीरे की मानिन चमक उठी। वह रहा लक्ष्य। बाण छोड़ो, क्षमा करे गुरुदेव, वो तो एक निरीह पक्षी है, क्या उसे लक्ष्य बनाना पाप ना होगा। ज्वालामुखी की तरह गरजा योगेश्वर। खामोश दुष्ट, अपने गुरु को पाप और पुण्य का अर्थ समझा रहा है। ये हमारी आज्ञा है, उस पक्षी को लक्ष्य बनाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जिस गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन भला कहां कर पाता राजकुमार अंकित। पूरी शक्ति से प्रत्यंचा खींचकर उसने छोड़ दिए वे बाण, जिसने तुरंत ही आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ते पक्षी को अपना निशाना बनाया। कच आह, लेकिन वह लक्ष्य पक्षी नहीं था। और इस बात का पता राजकुमार अंकित को तब लगा जब तड़पता हुआ वह लक्ष्य धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। ओ नहीं, ये तो पक्षी नहीं है गुरुदेव, ये तो कोई पक्षी मानव है, शायद गरुड़ मानव। कहीं ये मर तो नहीं गया गुरुदेव। नहीं, यह भी जीवित है, मैं इसे देखता हूं। तुम जल्दी से जाकर कुछ औषधि लेकर आओ। घबराया अंकित तुरंत ही औषधि लेने भाग खड़ा हुआ। तभी ना देख सका वो शैतान की तरह चमकती अपने गुरुदेव की आंखों को। इन बाणों ने अपना एक काम तो कर दिया, लेकिन अभी एक और सबसे महत्वपूर्ण काम करना बाकी है। इसलिए इन बाणों को निकालकर मैं यहीं रख देता हूं, और इससे पहले कि कोई इधर आ निकले, गरुड़ कुमार को लेकर गायब हो जाता हूं। गरुड़ कुमार को अपने साथ लेकर अगर योगेश्वर तुरंत ही गायब नहीं हो जाते तो वहां पहुंचे उस गरुड़ मानव ने उन्हें अवश्य देख लिया होता। कुमार को मैंने यही गिरते देखा था, लेकिन यहां तो वे कहीं नहीं दिख रहे। कहां गए वे। अपने कुमार को तलाशती उस गरुड़ मानव की निगाहें उन बाणों पर पड़ी तो वह ऐसे उछला जैसे बाण ने उसे डंक मारा हो। उफ, ये बाण, ये तो कुमार के नीले रंग के रक्त से सने हुए हैं। उफ। कुछ पलों तक वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा बाणों को देखता रहा, और फिर उन्हें लेकर बेहद तेज गति से आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उड़ चला। आकाश की अनंत गहराइयों में कहीं बसा यह लोक गरुड़ लोक कहलाता है। आज इस गरुड़ लोक का जर्रा जर्रा गरुड़ सम्राट गरुड़ राज की हृदय विदारक चीख से कांप रहा है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। कह दो गरुड़ सेन, तुम जो कह रहे हो वह सत्य नहीं है। क्षमा करे सम्राट, सत्य यही है। जब हम पृथ्वी लोक के विकास नगर राज्य के जंगलों के ऊपर से गुजर रहे थे, तो वहां स्थित एक ऋषि के आश्रम में किसी शिष्य ने यह बाण चलाकर गरुड़ कुमार को मार गिराया। मेरे बहुत ढूंढने पर भी मुझे गरुड़ कुमार का शरीर नहीं मिला। निश्चय ही मनुष्यों ने कुमार के शरीर को कहीं छिपा दिया है। क्रोध से कनपटियों तक सुर्ख होता चला गया था गरुड़ राज का चेहरा। विकास नगर के उस आश्रम में जो हुआ है, उसका दंड संपूर्ण पृथ्वी लोक को भुगतना होगा। हम सारी पृथ्वी को तबाह कर डालेंगे, और हमारा पहला निशाना बनेगा विकास नगर के जंगल में मौजूद आश्रम में रहने वाला वह हत्यारा शिष्य। गरुड़ राज की आंखों में नाचता क्रोध का तूफान बता रहा था कि ऋषि योगेश्वर के आश्रम पर कहर टूटने वाला है। लेकिन आश्रम में किसी को इसकी खबर नहीं थी। सामने जो लक्ष्य दिख रहा है तुम सभी के लिए, तुम सभी के तीर उसी पर लगने चाहिए। तैयार, शुरू करो। गुरु का आदेश मिलने के साथ ही हर शिष्य के धनुष पर चढ़ा बाण छूट पड़ा, लेकिन लक्ष्य तक एक भी बाण नहीं पहुंच पाया। नुकीले
पंखों की उस बाढ़ ने उन्हें रास्ते में ही तोड़ डाला जिसे गरुड़ राज ने छोड़ा था। धनुष बाण के साथ किसी के जीवन से खेलने का शौक बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन तुम्हें इस बात का आभास तब होगा जब तुम्हें बाण लगने के कष्ट का आभास होगा। साई सक साई आ हा। गरुड़ राज के पंखों से निकले उन नुकीले पंखों ने सभी के शरीरों में दर्द की लहर दौड़ा दी। जबकि क्रोध से गरज उठे ऋषि योगेश्वर, तेरे यहां आने का उद्देश्य जो भी हो, परंतु तूने मेरे शिष्यों पर आक्रमण करके यह दिखा दिया है कि मानवता के लिए तेरा जीवित रहना कतई हितकारी नहीं है। शिष्यों, आगे बढ़ो सभी और इसके पंख नोच डालो। तेरे शिष्य हमारे पंख नोच लेंगे, यह सपना मत देख ऋषि। इन पंखों की हवा के सामने इनमें से कोई नहीं ठहर पाएगा। फर फर फर। गरुड़ राज ने बेहद तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए, जिनसे उत्पन्न हवा से तिनके की तरह उड़ते नजर आए आगे बढ़ते शिष्य। ओह सर सरा। हमारे पंख उखाड़ने की कोशिश करने वाले अपने शिष्यों की दशा तो तूने देख ली ऋषि। अब हमारा यहां आने का उद्देश्य भी जान ले। हम तेरे इस हत्यारे शिष्य को लेने आए हैं, इसे इसके कर्मों का दंड देने के लिए, और हम इसे लेकर ही जाएंगे। और उसे ले जाने से हमें तू क्या, सारी पृथ्वी भी नहीं रोक सकती। धड़ाक। गुरुदेव अपने गुरु पर वार होता देखता रहता। ऐसा शिष्य न था अंकित। तूने गुरुदेव पर प्रहार करके अपनी मृत्यु बुला ली है गरुड़ राज। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हो। गरुड़ राज पर दूसरा वार करने में सफल ना हो पाया अंकित। अगर हमें तेरे प्राणों की आवश्यकता ना होती तो हमारे इस प्रहार से तेरे मुख से चीख नहीं प्राण निकलते। आई। अब मैं तुझे अपने साथ गरुड़ लोक लेकर जाऊंगा। ओहो, जब तक मैं जीवित हूं तू राजकुमार अंकित मोहन को छू भी नहीं पाएगा दुष्ट। अपने प्रहार से गरुड़ राज को दूर फेंक कर योगेश्वर हलक फाड़ कर चीखे। मैं इसे यहां रोकता हूं अंकित, तुम राजधानी भाग जाओ, वहां यह दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राजकुमार अंकित ने तुरंत दौड़ लगा दी और एक घोड़े पर सवार होकर राजधानी की तरफ भाग खड़ा हुआ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।